नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि 29 अगस्त 2018 का है, फर्स्ट शिफ्ट वाला, जिसके अपन ने 50 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक की। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सी मात्रा में इकाई लक्स होती है? इकाई लक्स किस में होती है इनमें से? तो फटाफट से कमेंट करके आंसर बताना है सभी दोस्तों को। फटाफट से बताइए क्या होगा। यूटिलाइजेशन फैक्टर, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय विभव, प्रदीप्ति या ध्वनि। तो इनमें से इकाई लक्स किसकी होती है? लक्स इकाई किसकी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रदीप्ति की होती है। किसकी होती है? इल्यूमिनेशन की होती है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, दो कैपेसिटर जिनमें से प्रत्येक 2 माइक्रोफेरेड का है, समानांतर में जुड़े हैं और इस संयोजन में एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड का जुड़ा हुआ है, तो तुल्य कैपेसिटेंस कितना है? तुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। तो दोस्तों, तुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले 2 माइक्रोफेरेड के समानांतर में जुड़े हुए हैं दो कैपेसिटर, तो सी टी बराबर समानांतर में क्या होगा? C1 प्लस C2। C1 का मान दे रखा है 2, प्लस C2 का भी कितना दे रखा है 2। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा समानांतर में मान? 4। अब बात करते हैं दोनों का, 4 व 1, एक श्रेणी में दोनों को हल करेंगे तो एक का मान हो जाएगा 4 और दूसरे का हो जाएगा 1। तो बात करते हैं सी टी बराबर C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस C2। C1 का मान हो गया 4 गुणा C2 का 1 बटे 4 प्लस 1, कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 बटे 5, 4 बटे 5। तो जब इसमें भाग देंगे 4 बटे 5, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8 माइक्रो फेरड। कितना आ जाएगा? 0.8 माइक्रो फेरड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए शुरू, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सोडियम वेपर लैंप किस रंग का प्रकाश देता है? नीला, लाल, पीला, गुलाबी या सफेद? फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीला रंग का प्रकाश देता है। किस रंग का प्रकाश देता है? पीला रंग का। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की शुरुआत के दौरान कैपेसिटर खालिस्तान में जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन ए दे रखा, शुरुआती घुमाव के साथ सीरीज और चालू घुमाव के साथ समानांतर में। बी दे रखा, शुरुआती घुमाव के साथ समानांतर और चालू घुमाव के साथ सीरीज में। सी दे रखा, चालू और शुरुआती घुमाव के सीरीज में। डी दे रखा, शुरुआती और चालू घुमाव के समानांतर में। ई दे रखा, या तो बी या सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालू और शुरुआती घुमाव के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। किस में जुड़ा हुआ होता है? सीरीज में। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। यदि घुमाव में क्वाइल की संख्या प्रति चरण केवल एक ध्रुव है तो घुमाव को, ऑप्शन ए संकेंद्रीय वाइंडिंग, सांद्रिक वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, स्कैन वाइंडिंग या इनवोल्यूट क्वाइल वाइंडिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांद्रित वाइंडिंग कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, टोंग टेस्टर एक उपकरण है जिसमें क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर, एक एमीटर के साथ करंट ट्रांसफार्मर, सी दे रखा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, डी दे रखा मिनिएचर ट्रांसफार्मर, ई दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक टोंग टेस्टर होता है, वह उपकरण है जिसमें क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक एमीटर के साथ करंट ट्रांसफार्मर होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आधार पर काम करता है? इनमें से कौन सा उपकरण है जो विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आधार पर काम करता है? इंडिकेशन लैंप, फ्यूज, इलेक्ट्रिक आयरन, लाइटिंग रोड, इलेक्ट्रिक मोटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइटिंग रोड। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो क्वाइल्स का स्व प्रेरण 4 मिली हेनरी और 9 मिली हेनरी है।
यदि कपलिंग का गुणांक 0.5 है तो क्वाइल्स के बीच अनन्य प्रेरण क्या होगा, कितना होगा। तो अनन्य प्रेरण ज्ञात करके बताना है, एम का मान ज्ञात करके बताना है। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि एम का मान क्या होगा। तो दोस्तों एम का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा कि रूट में L1 × L2, रूट में क्या हो जाएगा L1 × L2। के का मतलब हो गया कपलिंग का गुणांक, वह L1 का मान हो गया एक प्रथम क्वाइल का और दूसरी क्वाइल का L2 का। तो चलिए इसको हल करते हैं। के का मान कितना दे रखा है 0.5, रोड में कितना हो जाएगा, प्रथम का 4 और द्वितीय का 9, कितना हो जाएगा। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 3, अंडररूट हट जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 0.5 × 2 × 3। जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 मिली हेनरी। करेक्ट आंसर क्या होगा 3 मिली हेनरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रिक मोटरों में प्रयुक्त कार्बन ब्रश किस लिए होते हैं। कम्यूटेटर पर कार्बन जमा को ब्रश से हटाना, बी दे रखा है प्रवाह के लिए करंट को एक मार्ग प्रदान करना, सी दे रखा है आर्मेचर घुमाव को अधिक गर्म होने से रोकना, डी दे रखा है कम्यूटेशन के दौरान स्पार्किंग रोकना, ई दे रखा है इन सब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटरों में प्रयुक्त कार्बन ब्रश किस लिए होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाह के लिए करंट को एक मार्ग प्रदान करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी शंट जनरेटर में क्या होता है। डीसी शंट जनरेटर होता है, उसमें क्या होता है, कुछ हद तक ड्रूपिंग विशेषताएं, बी दे रखा सराहनीय रूप से बढ़ने की विशेषताएं, सी दे रखा स्थिर वोल्टेज विशेषताएं, डी दे रखा सराहनीय रूप से गिरने की विशेषताएं, ई दे रखा स्थिर करंट विशेषताएं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ हद तक ड्रॉपिंग विशेषताएं। डीसी जनरेटर में क्या होता है, कुछ हद तक ड्रॉपिंग विशेषताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी जनरेटर का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, इनमें से किस पर निर्भर करता है। कम्यूटेशन पर, गति पर, आवृत्ति पर, ब्रश कॉन्टैक्ट्स ड्रॉप पर, या इन सब पर। तो डीसी जनरेटर का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी मशीनों में डमी कॉइल किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रतिघात वोल्टेज को हटाना, आर्मेचर प्रतिक्रिया को समाप्त करना, आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन लाना, डी दे रखा मशीन में विकसित हार्मोनिक्स को हटाना, ई दे रखा ए और बी दोनों। तो डीसी मशीनों में डमी कॉइल किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन में लाने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी भी डीसी मशीन के एक्साइटिंग कॉइल किस प्रकार वाइंडिंग किए जाते हैं। मशीन में, आर्मेचर स्लॉट में, ध्रुवों के पास पास, अलग से, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवों के आसपास। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यदि क्रॉस फील्ड जनरेटर में पोल्स की संख्या 2 है तो इंटरपोल की संख्या क्या होगी। यदि किसी क्रॉस फील्ड जनरेटर में पोल्स की संख्या 2 है तो इंटरपोल की संख्या कितनी होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। करेक्ट आंसर क्या होगी, इंटरपोल्स की संख्या 2 गुनी होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी मशीनों में कंपनसेशन वाइंडिंग का उद्देश्य किस न्यूट्रलाइज करना होता है, किसे न्यूट्रलाइज करना होता है। ऑप्शन ए दे रखा है इंटरपोलर क्षेत्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया, बी दे रखा है कम्यूटेटिंग क्षेत्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया, सी दे रखा है पोल फोर्सेज के अंतर्गत आर्मेचर प्रतिक्रिया, डी दे रखा है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर प्रतिक्रिया, ई दे रखा है बी और सी दोनों। तो डीसी मशीनों में कंपनसेशन वाइंडिंग का उद्देश्य किसे न्यूट्रलाइज करना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोल फोर्सेस के अंतर्गत आर्मेचर प्रतिक्रिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है डीसी मशीन में आर्मेचर कोर के लेमिनेशन की मोटाई निम्नलिखित में से लगभग कितनी होती है। आर्मेचर के कोर के लेमिनेशन की मोटाई लगभग कितनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.3 mm से 5 mm होती है। कितनी होती है,
0.3 mm से 0.5 mm तक होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक वेबर किसके बराबर होता है? एक वेबर होता है वह किसके बराबर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁸ लाइंस के बराबर होता है। कितनी लाइंस के बराबर होता है? 10⁸ लाइंस के बराबर। ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग है। ऑप्शन ए दे रखा उच्च अनिच्छा, बी दे रखा निम्न प्रतिरोध, सी दे रखा उच्च चालकता, डी दे रखा निम्न अनिच्छा, ई दे रखा ए और सी दोनों। तो ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न अनिच्छा मार्ग। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्ग बी इंसुलेशन किस अधिकतम तापमान का सामना कर सकता है? वर्ग बी इंसुलेशन किस अधिकतम तापमान का सामना कर सकता है? 120 डिग्री सेल्सियस, 130 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस, 135 डिग्री सेल्सियस, ये 180 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वर्ग बी इंसुलेशन अधिकतम 130 डिग्री सेल्सियस तापमान का सामना कर सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर कोर के लेमिनेशन पर इनेमल परत क्यों कोट की जाती है? गुंजन को कम करने के लिए, लेमिनेशन के बीच आसंजन प्राप्त करने के लिए, या एक दूसरे के खिलाफ लेमिनेशन को अलग करने के लिए, डी दे रखा लेमिनेशन की जंग को रोकने के लिए, ई दे रखा शोर को कम करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर कोर के लेमिनेशन पर इनेमल परत क्यों कोट की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक दूसरे के खिलाफ लेमिनेशन को अलग करने के लिए इनेमल परत कोट की जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंडेकेसेंट लैंप में फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का, ताम्र का, एल्यूमिनियम का, रजत का, या कार्बन का? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, यदि ट्रांसफार्मर का पूर्ण भार तांबे हानि 6400 वाट है तो आधे भार पर तांबे की हानि क्या होगी? आधे भार पर तांबे की हानि क्या होगी? कॉपर लॉस की कमी कितनी होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जब लोड आधा होगा तो हानि क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 6400 गुणा 1/4 हो जाएगा, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1600 वाट। कितना आ जाएगा? 1600 वाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए सांद्रिक घुमावदार कोर प्रकार ट्रांसफार्मर में खालिस्तान के साथ उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर के बगल में स्थित एलटी घुमावदार। क्या होता है? कोर के बगल में स्थित एलटी घुमावदार। अगला क्वेश्चन दे रखा, किस वितरण ट्रांसफार्मर के सभी आकारों के लिए आमतौर पर खालिस्तान उपयोग करने के लिए बेहतर है? ऑप्शन ए दे रखा सादा चादर स्टील टैंक, बी दे रखा ट्यूब्ड टैंक, सी दे रखा नालीदार टैंक, डी दे रखा रेडिएटर टैंक, ई दे रखा अलग कूलर के साथ टैंक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वितरण ट्रांसफार्मर के सभी आकारों के लिए आमतौर पर ट्यूब टैंक उपयोग करने के लिए बेहतर है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, बुकोल्स रिले खालिस्तान रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? कंजर्वेटर और ब्रीदर के बीच में, टैंकर और कंजर्वेटर के बीच में, उच्च वोल्टेज घुमावदार और बुश के बीच में, डी दे रखा निम्न वोल्टेज घुमावदार और बुश के बीच में, ई दे रखा है विस्फोट वेंट और कूलिंग ट्यूबों के बीच में। तो राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टैंक और कंजर्वेटर के बीच में रखा जाता है। बुकोल्स रिले कहाँ रखा जाता है? टैंक और कंजर्वेटर के बीच में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट खालिस्तान की एक इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वह किसकी इकाई है? धारा की, चार्ज की, ऊर्जा की, शक्ति की, या सी और डी दोनों की? तो किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा की इकाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण प्राप्त करने के लिए क्या आयोजित किया जाता है? रिसाव बाधाई, ओमिक रास, केवल तांबा रास, कोरा रास, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण प्राप्त करने के लिए
कोर ह्रास आयोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर की घुमावदार की सापेक्ष ध्रुवीयता को खालिस्तान द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। शॉर्ट सर्किट परीक्षण, ओपन सर्किट परीक्षण, ध्रुवीयता परीक्षण, बैक टू बैक परीक्षण या मंदता परीक्षण। करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर की घुमावदार की सापेक्ष ध्रुवीयता को ध्रुवीयता परीक्षण के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, ट्रांसफार्मर के चुंबकीय फ्रेम में होने वाली हिस्टैरिसीस नुकसान खालिस्तान पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए दे रखा, इस्तेमाल चुंबकीय सामग्री के हिस्टैरिसीस पास का क्षेत्रफल, बी दे रखा कोर की मात्रा, सी दे रखा चुंबकीय प्रवाह उल्टा की आवृत्ति, डी दे रखा फ्लक्स का घनत्व, ई दे रखा इन सब। तो राइट आंसर क्या होगा? ट्रांसफार्मर के चुंबकीय फ्रेम में होने वाली हिस्टैरिसीस नुकसान किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस्तेमाल चुंबकीय सामग्री के हिस्टैरिसीस पास का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, कोर की मात्रा पर भी निर्भर करती है, चुंबकीय प्रवाह उल्टा की आवृत्ति पर भी निर्भर करती है और फ्लक्स घनत्व के ऊपर भी निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, अल्टरनेटर का रोटर होता है 4 पर्ची के छल्ले, 3 पर्ची के छल्ले, 2 पर्ची के छल्ले, 1 पर्ची छल्ले या कोई पर्ची के छल्ले नहीं। तो अल्टरनेटर का रोटर किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पर्ची के छल्ले। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज करने के लिए निम्न में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है? एक अंधेरा और 2 चमकदार दीपक विधि, बी दे रखा सिंक्रोनोस्कोप विधि, सी दे रखा 3 अंधेरे लैंप विधि, डी दे रखा 1 उज्ज्वल और 2 अंधेरे दीप विधि, ई दे रखा ए बी और सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अंधेरा और 2 चमकदार दीप विधि भी दे रखा है, सिंक्रोनोस्कोप विधि भी, और 3 अंधेरे लैंप विधि भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी और सी तीनों ही। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, अधिकतम गति क्या होगी जिस पर वैकल्पिक के क्षेत्र को 50 हर्ट्ज विकसित करने के लिए संचालित किया जा सकता है? अधिकतम गति क्या होगी? जब 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो पोल्स की संख्या न्यूनतम, अधिकतम गति क्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? कम से कम पोल्स की संख्या लेंगे। तो कम से कम पोल्स की संख्या कितनी होती है? 2। कम से कम पोल्स की संख्या कितनी होती है? 2। तो चलिए हल करके देखते हैं। गति ज्ञात करना है, पोल्स की संख्या 2 दे रखी है तो एफ इंटू 120 बटे पोल्स की संख्या। तो पोल्स की संख्या 2 दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 60 हर्ट्ज, तो 60 गुणा 120 बटे 2। जब इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये चला जाएगा 60 बार। 60 को 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3600। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 3600 आरपीएम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक इंडक्शन मोटर सामान्य रूप से किसके समान होती है? एक इंडक्शन मोटर होती है वो किसके समान होती है? ऑप्शन ए दे रखा है एक ऑटो ट्रांसफार्मर के, बी दे रखा है एक 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर जिसके द्वितीयक वाइंडिंग ओपन सर्किट होती है, सी दे रखा एक 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर जिसकी द्वितीयक वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होती है, डी दे रखा है एक 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ई दे रखा एक 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर जिसकी प्राथमिक वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होती है। तो एक इंडक्शन मोटर सामान्य रूप से किसके समान होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर जिसकी द्वितीयक वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होती है उसके समान होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, परमियंस किसके व्युत्क्रम होती है? परमियंस होता है वह किसके व्युत्क्रम होता है? इंपिडेंस के, रिलेक्टेंस के, चालकता के, प्रतिरोध के, या इनमें से कोई नहीं। तो परमियंस किसके विलोमानुपाती होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलेक्टेंस के। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, अस्थिर संचालन के दौरान 3 फेज इंडक्शन मोटर के टोरक वक्र का आकार कैसा होता है? हाइपरबोला, पाराबोला, स्ट्रेन लाइन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या एलिप्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्राई सेल में डिपोलराइजर के रूप में कार्य करता है? इनमें से कार्बन पाउडर, मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों डिपोलराइजर के रूप में कार्य करता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर समय फोनोग्राफ में उपयोग की जाती है? शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, परमानेंट स्लिप्ड कैपेसिटर मोटर, डी दे रखा है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, ई दे रखा है स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में अल्टरनेटर को रेट किया जाता है? अल्टरनेटर को किस में रेटेड किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवीएम। किस में किया जाता है? केवीएम, किलो वोल्ट एम्पियर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है? एमीटर में, वोल्ट मीटर में, वाट मीटर में, एनर्जी मीटर में, या इनमें से कोई नहीं। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, दाब क्वाइल किसके बने होते हैं? दाब क्वाइल होती है वो किसकी बनी होती है? पतली तार के अधिक संख्या में टर्न, बी दे रखा पतली तार के कम संख्या में टर्न, सी दे रखा मोटी तार के कम संख्या में टर्न, डी दे रखा मोटी तार के अधिक संख्या में टर्न। तो दाब कॉइल होती है वो किसकी बनी होती है, किस प्रकार से बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतली तार के अधिक संख्या में टर्न। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिंगल फेज ऊर्जा मीटर में क्रिम्पिंग एरर को कैसे कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए दे रखा ब्रेकिंग मैग्नेट को एडजस्ट करके, बी दे रखा शेडेड बैंक को एडजस्ट करके, सी दे रखा ए और बी दोनों, डी दे रखा शंट मैग्नेट के बाहरी लिंब पर शॉर्ट सर्किट लूप का उपयोग करके, ई दे रखा स्पिंडल के विपरीत साइड पर डिस्क में दो छेद करके। तो सिंगल फेज ऊर्जा मीटर में क्रिम्पिंग एरर को कैसे कम किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पिंडल के विपरीत साइड पर डिस्क में दो छेद करके इसको कम किया जा सकता है, क्रिम्पिंग एरर को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मूविंग कॉइल उपकरणों में से निम्नलिखित में से कौन सी डैम्पिंग विधियां सामान्य है? एयर डैम्पिंग, फ्लूइड डैम्पिंग, स्प्रिंग डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग, या फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो मूविंग कॉइल उपकरण में इनमें से कौन सी विधि सामान्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन डैम्पिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का पूर्ण मापन किसके द्वारा किया जाता है? ओम का नियम मेथड है, बी दे रखा ब्रिज मेथड है, सी दे रखा है रायलेई मेथड, डी दे रखा लोरेंज मेथड, ई दे रखा वार्ड लियोनार्ड मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों प्रतिरोध का पूर्ण मापन करने के लिए लोरेंज मेथड का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मीटर डीसी को नहीं माप सकता है? इनमें से कौन सा मीटर है जो डीसी को नहीं माप सकता है? ऑप्शन ए दे रखा है मूविंग क्वाइल मीटर, बी दे रखा है डायनेमोमीटर, सी दे रखा है मूविंग आयरन मीटर, डी दे रखा है रेक्टिफायर टाइप मूविंग क्वाइल मीटर, ई दे रखा है बी और सी दोनों। तो इनमें से कौन सा नहीं माप सकता है डीसी को? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर टाइप मूविंग क्वाइल मीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय उपकरण है जो एक आर्मेचर में ग्राउंड, शॉर्ट और ओपन कॉइल्स का पता लगाने और ढूंढने के लिए नियोजित किया जाता है? ओम मीटर, मल्टीमीटर, वीएम मीटर, मेगर, या एक्सटर्नल ग्राउलर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल ग्राउलर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आवेशित कणों को त्वरित करता है? बोलोमीटर, केविटी रेसोनेटर, गैलियोमीटर, साइक्लोट्रॉन, या मैगर।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइक्लोट्रॉन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जा सकता है? तापमान, वेग, त्वरण, प्रवाह, इन सब। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है उसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्वरण को मापने के लिए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फॉल्ट सममित फॉल्ट करंट को जन्म देता है? कौन सा फॉल्ट है जो सममित फॉल्ट करंट को जन्म देता है? ऑप्शन ए दे रखा, सिंगल लाइन से ग्राउंड फॉल्ट, बी दे रखा लाइन से लाइन फॉल्ट, सी दे रखा डबल लाइन से ग्राउंड फॉल्ट, डी दे रखा तीन फेज फॉल्ट, ई दे रखा ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन फेज फॉल्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एचआरसी फ्यूज किसके खिलाफ सबसे अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है? ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, रिवर्स करंट या सी और डी दोनों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा? तो दोस्तों एचआरसी फ्यूज शॉर्ट सर्किट के खिलाफ अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है। किसके खिलाफ? शॉर्ट सर्किट के खिलाफ। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, एचआरसी फ्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एचआरसी का फुल फॉर्म होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। क्या होता है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।